सो हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए साइंस वन का वन शॉट आईएमपी सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितना वन शॉट आईएमपी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं 80% क्वेश्चन एज इट इज आने वाले हैं। और आपको इस वन शॉट आईएमपी को पढ़ना कैसे वो समझना ज्यादा जरूरी है। जो मैं वन शॉट आईएमपी बताने जा रहा हूं स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स की साइंस के, आपको पहले वो वन शॉट आईएमपी कंप्लीट करिए सो दैट आपकी ज्यादा एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने में लगे और उसके बाद आपकी जो बची हुई प्रिपरेशन है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन 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 इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ पहले वो कंप्लीट करना जरूरी है। किसी एक चैप्टर पे चिपक के मत बैठना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को खत्म करने के बाद सेमेस्टर वन एग्जाम देने के बाद आप लोग पक्का थैंक यू बोलने आओगे। चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ। शुरू करते हैं ये वन शॉट आईएमपी विद चैप्टर नंबर 1 दैट इज लॉज ऑफ मोशन। हर एक टॉपिक पे ध्यान देना, पेंसिल साथ में रखता, मार्क करते रहना, ठीक है। वो आपको जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है वैसे ही फॉलो करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिस पे आपको फोकस करना है, द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है और वेलोसिटी का जो एसआई सिस्टम में यूनिट होता है, दोनों का सेम यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और स्पीड और वेलोसिटी का सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये था सेकंड पेज पे जिसको आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ये फॉर्मूला एक बार देख लेना, जस्ट ये फॉर्मूला देख लेना, बट ये टॉपिक पे आपको ध्यान रखना कि वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट क्या होता है एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। सेकंड पेज थर्ड पेज पे कुछ इतना है नहीं, फटाफट चलूंगा मैं क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के मार्क करवाने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको सबसे पहले करने चाहिए। यहाँ पे आगे चलते जाते हम चाहते क्या बोल रहा हूँ मैं, आगे चलते जाते फटाफट हम, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वही टॉपिक करवा रहा हूँ जो सबसे पहले आपको करने, बाद में आप अपने हिसाब से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे क्वेश्चन। जैसा इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 इक्वेशन है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है पहला कि वो इक्वेशन लिखो जिसमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया हो। तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया जाता है पहले वाले इक्वेशन में, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। और इसको कभी कभी ये भी लिखते हैं कि राइट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि वो इक्वेशन लिखो जिसमें वेलोसिटी और टाइम के बारे में बताया है, या फिर वो इक्वेशन लिखो जिसका नाम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इस तरीके के एक एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। फिर आता है वो इक्वेशन लिखो जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन देखो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। और जिसमें ये वाला है दिस इज न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। जो बता रहा हूँ मार्क करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना। फिर वो आता एक क्वेश्चन आता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन लिखो। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है और दिस इज अ न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वन शॉट आईएमपी बहुत काम आने वाली है और आपको पहले राउंड में ये सब कंप्लीट अच्छे से करना, ओके। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट है ये वाला न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऑब्वियसली मैं इस वीडियो के अंदर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मुझे आपको हाईलाइट करना, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। और आपको अगर लगता है कि सर ये जो इतनी भी आईएमपी है इसको एक वीडियो के अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन दो, तो हम जरूर बताएंगे, बट उसके लिए कमेंट आना चाहिए। बट अभी फिलहाल आपको ये कर लेना चाहिए। फॉर्मूला सिंपल है, जितना भी डिस्टेंस है ऊपर लिखना, जितना टाइम लगा नीचे लिखना, डिवाइड करना है और आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड मिल जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे घूम फिर के वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो लिखा है, 0/25 जीरो हो जाएगा। बट समझा नहीं रहा हूँ मैं, फटाफट चलना चाह रहा हूँ, बट आप जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहना अच्छे से। हाँ, ये वाला भी एक बार जरूर कर लेना, ये वाला भी सेकंड वाला भी आप एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। पहले राउंड में क्या करना वो, बाकी सेकंड राउंड में आप जो भी करो करो, बट पहले राउंड में जो करोगे वो आपके 30% मार्क्स, 30 मार्क्स 40 में से फिक्स कर लेगा। ये पक्का होने वाला है आपके साथ में, ठीक है। ओके, यहाँ पे है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अभी हम बात करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट 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 पेज पे, जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखा उस पे फोकस करेंगे पहले। यस, मोमेंटम का फॉर्मूला आता है, मोमेंटम का डेफिनेशन आता है, मोमेंटम का फॉर्मूला m/v पूछते हैं। यहाँ पे फिर आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ कभी कभी डेरिवेशन आ जाता है, पूरा का पूरा डेरिवेशन आता है यहाँ पे F इज टू एम प्रूव करने के लिए। तो ये डेरिवेशन पे आपको ध्यान रखना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ पे डेरिवेशन आता है, बट जो मैंने येलो कलर के मार्किंग किया है वो अच्छे से समझ लेना पहले आप। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एवरी एक्शन है न्यूटन का तीसरा लॉ, जरूर भूलना मत, इसको मत भूलना। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाइल हिटिंग द बॉल विद बैट द स्पीड ऑफ द बैट इंक्रीजेस डिक्रीजेस,
हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ। ये जो 3 पॉइंट्स है इनको आप न्यूटन के थर्ड लॉ के मदद से कैसे एक्सप्लेन करोगे, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो आपको इसको न्यूटन के लॉ के मदद से एक्सप्लेन करना है, इस टॉपिक को भी आपको न्यूटन के लॉ के मदद से एक्सप्लेन करना थर्ड लॉ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, द गन रिकॉइल मूव्स बैकवर्ड व्हेन द बुलेट इज फायर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑब्वियसली बुलेट जब बाहर निकलेगी तो उसका एक्शन होगा गन के ऊपर और गन थोड़ी सी पीछे की तरफ आएगी। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, ऐसे क्वेश्चन आता है। जो मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं स्पीड में बोल रहा हूँ लेकिन बहुत काम की बातें बोल रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। एक आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, उस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, उस पर ध्यान रखना है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिफाइन डेफिनेशंस ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ओके, हाँ, मैच द फॉलोइंग में, ये वाला मैच द फॉलोइंग। निगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फॉरवर्ड हो और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगता हो, तब उसको कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। तो ये करना, और क्लासिफाई डिफरेंस में दोनों डिस्टेंस और यूनिफॉर्म, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म जरूर कर लेना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फिलिंग द ब्लैंक्स तो वगैरह सब भी करोगे आप अपने हिसाब से सब करना, बट फर्स्ट राउंड में क्या करना मैं वो बता रहा हूँ। ये डी और ई वाला अच्छे से कर लेना फर्स्ट राउंड में जब कर रहे होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार हर पेपर में पूछा जाता है, ये वाला अच्छे से करना। फिर अगर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो न्यूमेरिकल में ये बी वाला अच्छे से करना। ए वाला आपने अभी सॉल्ड एग्जाम्पल में उसी टाइप का एक क्वेश्चन था वो किया हुआ था, तो पहले वो करना, फिर या तो ये भी कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे ये बी वाला पहले से करना, बी वाला के बाद आप डी वाला अच्छे से करना, डी वाला अच्छे से करना, बी वाले के बाद डी वाला अच्छे से करना। फर्स्ट राउंड में ये सारा मामला आपको अच्छे से निपटाना है, सो दैट आपके मार्क्स फिक्स हो जाए। कोई इजी क्वेश्चन में आपके मार्क्स नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, हाँ, ये एक क्वेश्चन आता है कि भैया, ये क्वेश्चन आता है कि 1 जूल कितने अर्ज के बराबर होता है, मतलब जूल और अर्ज का रिलेशन पे क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ज। तो रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ज आप बहुत अच्छे से करना, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ज बहुत अच्छे से करना। ये भी ध्यान रखना, 1 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर 1 जूल के बराबर होता है। बट ये जूल और अर्ज का रिलेशन आप अच्छे से करना, 1 जूल 10⁻7 अर्ज के बराबर होता है, इसको भूलना मत। ओके, इसको भूलना मत आप लोग, ठीक है। ओके 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 ओके। ये एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, वो तो आपको आई होप पता भी होगा। हाँ, फिर ये आता है कि भैया देखो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन मतलब एंगल जीरो होता है, उस समय वर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उस समय वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब ये भी आप ध्यान रखना कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तब वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क वर्क निगेटिव होता है। और उसी तरीके से जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, उस केस में वर्क क्या होता है, जीरो होता है। इस पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, या आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे जल्दी इसको खत्म करना, ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करना है। ओके, ओके, यहाँ पे ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना, हाफ एम वी इसको डायरेक्ट आता है, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी लिखा रहता है, और वहां पे ऐसा को रिलेशन में आता है mgh, और फिर लिखा रहेगा ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी, तो आपको लिखना पड़ सकता है हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, सो दैट आप ये अच्छे से करना, फॉर्मूले आपको कम से कम फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, और हो सके तो काइनेटिक एनर्जी का ये एक एग्जाम्पल कर लेना, छोटा सा एग्जाम्पल है। पोटेंशियल एनर्जी का ऑब्वियसली फॉर्मूला आप अच्छे से करना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और ये एक एग्जांपल कर लेना, और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन जरूर करना, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन जरूर करना, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन जरूर करना। ओके, हालांकि 9th स्टैंडर्ड में साइंस उनका पेपर टफ आता है, इतना इजी नहीं आता। ऑब्वियसली ये डायग्राम बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। क्वेश्चन कभी कभी सिंगल 1 मार्क्स के लिए भी आता है कि भाई केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है तो क्या यूज होगा, ऑब्वियसली प्राइमरी सेल यूज होगा। ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलना, सेकेंडरी सेल होगा। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलना, माइक्रोफोन होगा। इलेक्ट्रिकल को साउंड में बदलना, लाउड स्पीकर होगा। इलेक्ट्रिकल को हीट में बदलना, हीटर यूज होगा। ओके, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलना, इंजन यूज होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में बदलना, सोलर सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या पूरा चार्ट भी बनाने आ सकता है। ये पूरा चार्ट बनाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे खाली दिया रहेगा, आपको भरना रहेगा। यहाँ पे 2-3 जगह खाली छोड़ देंगे, वहां पे आपको भरना रहेगा, ठीक है। या फिर पूरा चार्ट आ जाएगा, या 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा कि भाई किसको कैसे बदलने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का स्टेटमेंट एक बार जरूर रीड करना। ऑब्वियसली आप तो ये करने वाला ही हो, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, फ्री फॉल ठीक है।
हाँ, पावर का डेफिनेशन, पावर क्या होता है? पावर होता है रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब एक सेकंड में आपने कितना काम किया उसको पावर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला जरूर करना। ऐसा यूनिट जो पावर होता है, ऐसा यूनिट जो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है जूल होता है, तो पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वॉट। ध्यान रखना, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। उसको जूल पर सेकंड भी लिखते हैं और उसी को वॉट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। वर्क का यूनिट जूल होता है, तो पावर का फॉर्मूला क्या? वर्क मतलब जूल, और नीचे टाइम है तो सेकंड, जूल पर सेकंड पावर का यूनिट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। और ध्यान रखना, इंडस्ट्री के अंदर जो पावर का यूनिट होता है वो हॉर्स पावर होता है, और 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। ये कभी कभी आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में। 746 वॉट के बराबर होता है, भूलना नहीं, ठीक है। ये एक कमर्शियल यूनिट है। ये कैसा यूनिट है? कमर्शियल यूनिट है, हॉर्स पावर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं फर्स्ट राउंड में क्या करना, तो ऑब्वियसली आप डिफरेंस सबसे पहले करना। फिर इफ द ऑब्जेक्ट हैज द जीरो मोमेंटम यू हैव काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास जीरो मोमेंटम है तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। ऑब्वियसली एमसीक्यूज वगैरह आप करोगे थोड़ा बहुत, बट जो मार्किंग करो वो आप सबसे पहले करने लेना। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए इसके लिए मैं बता रहा हूँ। रवि अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन मूव 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। और फिर यहाँ पे आपको वर्क निकालने वाला सवाल है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये आप जरूर जरूर अच्छे से कर लेना। इजी क्वेश्चन से, इजी वाले क्वेश्चन से पहले राउंड में ये करना है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ यही करके जाना, लेकिन पहले राउंड में ये करना है, तो आपके कम से कम 25 से 30 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, यहाँ पे कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायग्राम दिया रहेगा और बोलेगा भैया ये क्या तो क्या होगा, ये क्या तो क्या होगा, ये क्या तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको मत छोड़ना, ऐसे क्वेश्चंस को मत छोड़ना, ठीक है ना। फिर अगर बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये ध्यान रखना, आप भूलना नहीं। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसका डेफिनेशन सब कर लेना। फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन छोड़ना नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन कतई मत छोड़ना। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है वो मत छोड़ना। क्वांटिटिव डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वांटिटिवली इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम, उसका फॉर्मूला मत भूलना। जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है, और करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ये मत भूलना। और एक 1 इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये भूलना मत। ओके, हाँ हाँ हाँ, आगे आगे देखो, आगे देखो। नेक्स्ट पेज पे अगर जाएंगे, हाँ, ये डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में डायग्राम आता है। फिर ये देखो, ये एमीटर है, ये एमीटर है। कभी कभी एमीटर को लगा के बोलते हैं एमीटर का यूज बताओ। एमीटर का, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का यूज वगैरह। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल विद द रेजिस्टेंस एमीटर को कनेक्टेड इन द सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पैरेलल पैरेलल भूलना मत, किसके? रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये की है, और ये कंडक्टिंग वायर है। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम भूलना मत, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम भूलना मत। ओके, हाँ, बहुत आप देखो, पेपर देने के बाद आके थैंक यू बोलोगे, मतलब बोलोगे थैंक यू बोलोगे, मतलब बोलोगे इलेक्ट्रिक सेल का। कभी कभी इलेक्ट्रिक सेल का नाम, ऑब्वियसली नाम दिया रहेगा, सिंबल निकालने आएगा, उसका यूज बोला जाएगा। उसे बैटरी का नाम, बैटरी का सिंबल, बैटरी का यूज, इस तरीके से सवाल आता है। जितना मैंने मार्किंग किया वो सबसे पहले याद करना, उसको भूलना नहीं। वायर का यूज, क्रॉस वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, उसका यूज, रेजिस्टेंस का, एमीटर बहुत इंपॉर्टेंट, वोल्ट मीटर बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के सिंबल, दोनों का यूज, ये भूलना नहीं, ये कभी मत भूलना। ओके, ये आप अच्छे से ही करके जाना, ठीक है। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना, इस टेबल में तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना, ठीक है। आएगा इसका क्वेश्चन, तो आने वाला, इसका क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कंडक्टर का डेफिनेशन, कंडक्टर का डेफिनेशन, जिसमें लो रेजिस्टेंस होता है, करंट कैरी करता है। इंसुलेटर, जिसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी वाई आर बॉडी हैज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है, इस पे सवाल आ सकता है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लेना, पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। यस, ये दोनों एमसीक्यूज परफेक्टली बहुत अच्छे से आपको करना है, दोनों एमसीक्यूज जो मैं बता रहा हूँ। आप बोलोगे तो एक एमसीक्यू पे वीडियो, न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बना देंगे, एमसीक्यू नहीं, न्यूमेरिकल, सॉरी, न्यूमेरिकल पे हम लोग एक वीडियो बना देंगे। आप कमेंट करोगे तो एक, सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, 9th स्टैंडर्ड के साइंस 1 के। ओके, फिर ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों को हमने कैसे कनेक्ट किया है? कनेक्ट इन द सीरीज किया है। ऑब्वियसली सीरीज में करेंगे, तीनों को सीधा ऐड कर लेंगे, हम बोले हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन जरूर करना। तीनों रेजिस्टेंस से पैरेलल कनेक्ट किया है, पैरेलल में इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करते हैं, फिर उसका फाइनल आंसर निकाल के वापस उल्टा कर लेते हैं। तो ये एक सीरीज और पैरेलल का एक एक क्वेश्चन आपको करना बनता है सबसे पहले राउंड में। फ्यूज के बारे में अच्छे से पढ़ लेना भैया। फ्यूज जो वायर होता है, फ्यूज वायर में
लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली लो मेल्टिंग मतलब जो फ्यूज में जो वायर इस्तेमाल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो वायर पिघल जाना चाहिए, पिघलेगा नहीं तो करंट जाता रहेगा और हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खराब कर सकता है। इसके लिए फ्यूज वायर में लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज के बारे में पढ़ना, कभी कभी डायग्राम देते हो और डायग्राम को देख के पूछते कि भाई डायग्राम किसका बताओ, इस डायग्राम में जो जो बताया है उसका यूज किसके लिए होता है वो बताओ। ओके, ये भूलना नहीं आप। उसके आगे बढ़ेंगे, विच लॉ विल द ग्राफ प्रूव, ये ग्राफ कौन सा लॉ प्रूव करता है, ये ग्राफ कौन सा लॉ प्रूव करता है, ये वाले पे तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ लगेगा और इससे आपको R की वैल्यूज निकालनी है और R की वैल्यूज अगर सेम आती है तो आप समझ जाना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना, समझ लेना। ओके ओके, पहले राउंड में ये सब कंप्लीट करना आपको, जो मैं सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ओके, एक बार, हालांकि आगे अगले चैप्टर्स में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट आने वाली है, ध्यान रखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से अच्छे से करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका स्टेटमेंट लॉज अच्छे से करना और इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल भी लिख के आता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो एग्जांपल भी अच्छे से कर लेना। ओके, यहाँ पे यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। जैसा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एक का एटॉमिक मास होता है 16। ऑब्वियसली वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 करेंगे, ऑक्सीजन एक है तो 16 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 2 16 और दोनों को ऐड करेंगे 80 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चंस आते हैं, इन सब का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लेना। आपको यहाँ पे देखो, जैसा मैं एक निकाल के बताता हूँ, Na ढूंढो, Na कहाँ पे, सोडियम 23 है और Cl कहाँ पे 35.5, तो Na के अंदर एक सोडियम है तो 23 और सोडियम क्लोरीन कितना 35.5, दोनों को प्लस करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए, लेट से H2O2 में हाइड्रोजन कितने हैं, दो, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे 1। ऑक्सीजन कितने हैं, दो, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 16 2 32 और ऐड करेंगे 34U। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आता है, भूलना मत ये क्वेश्चन, मतलब लिख के ले लो, नहीं आया अनसब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आएगा यार, आएगा, ये आएगा आप लोगों को, ठीक है ना? तो आप अच्छे से करना, इसको करना। ठीक है? उसके बाद जो हम बतियाएंगे या फिर बात करेंगे, दैट इज ओके, कटायन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज को कटायन बोलते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है, और निगेटिव चार्ज वाले को अनायन बोलते हैं, ये कटायन है। और कभी कभी आता है एमसीक्यू में, चार ऑप्शन दिएंगे भैया चारों में से कटायन कौन सा है, तो जो आपको पॉजिटिव दिखेगा वो कटायन हो जाएगा। यस, वन मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो सुनना, अभी मैं पूछ रहा हूँ, बताने वाला हूँ एक चीज, इस पे सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। एक तो कंप्लीट फॉलोइंग टेबल में, जैसा यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ले लेते एग्जांपल सोडियम का लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया, 2 8 1, तीनों को प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 11, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1, बराबर। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है तो वही वैलेंसी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसकी वैलेंसी कितनी होगी। और ये और ध्यान रखना, और एक और बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन आता है कि भैया ऑक्सीजन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 में से माइनस करेंगे तो 2 होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वैलेंसी निकालते के समय हम क्या करते हैं, 8 में से 6 को माइनस करते हैं, इसके लिए 2 होती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, कार्बन से 4 वैलेंसी क्यों होती है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, उसकी वैलेंसी भी क्या होती है, 4 होती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इस वाले पैराग्राफ से ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, भैया कार्बन की वैलेंसी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, एटॉमिक नंबर याद रखना, एटॉमिक नंबर जरूर ध्यान रखना, एटलीस्ट इस वाले टेबल को अच्छे से कर लेना। ओके, फिर आता है कुछ कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी एग्जिस्ट करती है। जैसे कॉपर जो होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। ऐसे एटम को बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉपर प्लस को बोलते हैं क्यूप्रस और कॉपर 2 प्लस को बोलते हैं क्यूप्रिक। वैसे आयरन के मध्य 2 प्लस को बोलते हैं फेरस और 3 प्लस को बोलते हैं फेरिक। फेरिक तो ऐसा आता है, राइट द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट वेरिएबल व्हिच कैन एग्जिस्ट इनटू वेरिएबल वैलेंसीज। तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कटायन और अनायन लिखने आता है, जैसे कि NaOH में, NaOH में कटायन कौन है, Na प्लस, और अनायन कौन है, OH माइनस।
KOH में कटायन कौन है K प्लस, अनायन कौन है OH माइनस, HCl में कटायन कौन है H प्लस, अनायन कौन है Cl माइनस, H प्लस इधर क्या है Br माइनस। ऐसे करके कटायन और अनायन लिखने आता है, ये कर लेना IMP। ये भी मैं बोल रहा हूँ आप एक बार जितना मैं बताया हूँ अच्छे से कर लो, बाकी बस नया पार है आप, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है भैया बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले बेसिक रेडिकल होते हैं। तो आपको 4-5 एग्जांपल दिए होंगे और बोलेंगे बेसिक रेडिकल अलग करो, एसिडिक रेडिकल अलग करो। मैं बेसिक रेडिकल का मतलब समझाता हूँ। बेसिक रेडिकल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वाले जो भी होंगे वो बेसिक रेडिकल होंगे, और निगेटिव वाले जो भी होंगे वो कौन से होंगे, एसिडिक रेडिकल होंगे, एसिडिक रेडिकल होंगे। समझ में आ गया। तो बेसिक रेडिकल कौन कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले। एसिडिक रेडिकल कौन कौन से होंगे, निगेटिव वाले। एसिडिक रेडिकल कौन कौन से होंगे, निगेटिव वाले। भूलना नहीं, भूलना नहीं, ओके। ऐसे सवाल आता है। तो एक पॉजिटिव वाले बेसिक हो गए, नेगेटिव वाले एसिडिक हो गए। अभी देखो यहाँ पे आपके सामने रेडिकल दिया, इसके अंदर एक ही एटम है Ag सिल्वर, इसके अंदर भी एक ही एटम है, इसके अंदर भी एक ही एटम है, इसके अंदर दो एटम है, देखो सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो जिसमें एक ही एटम होता है उसको सिंपल रेडिकल बोलते हैं। देखो सिंपल रेडिकल में सिर्फ एक ही एटम होता है, बराबर। और जो कंपोजिट रेडिकल होते हैं उसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, जैसे सल्फर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं भैया। बेसिक और एसिडिक समझ में आ गया, और सिंपल और कंपोजिट समझ में आ गया। अच्छे से कर लेना भैया, ये सारा काम आप अच्छे से कर लेना, मन लगा के करना। जैसे मैं सवाल बोल रहा हूँ वैसे सवाल बनेंगे, ठीक है। जैसे बेसिक रेडिकल में यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जांपल दे रखे हैं, सारे पॉजिटिव वाले बेसिक रेडिकल है, सारे नेगेटिव वाले एसिडिक रेडिकल है, सारे एसिडिक वाले रेडिकल है, ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे सारे बेसिक बेसिक रेडिकल सिंगल एटम से बने हुए, ये कंपोजिट रेडिकल है, ओके। ये बेसिक रेडिकल में कंपोजिट है क्योंकि एक से ज्यादा एटम है, और ये एसिडिक रेडिकल में कंपोजिट वाले हैं, और ये सिंपल रेडिकल है। ये सारे कैसे है, सिंपल रेडिकल। ये सारे कैसे है, कंपोजिट रेडिकल है। यहाँ ये सारे कैसे है, कंपोजिट रेडिकल है, क्योंकि एक से ज्यादा एटम उनमें मौजूद है, ठीक है। हाँ, एक और आता है कि भैया ऐसे क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई Na आपको सल्फ्यूरिक सोडियम सल्फेट बनाना है। क्या बनाना है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट आपको बनाना है। तो केमिकल फॉर्मूला आपको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। किसी भी केमिकल फॉर्मूले की लिखने की स्टेप्स क्या होती है, तो पहले ऑब्वियसली आप सिंबल लिखोगे, फिर सिंबल के नीचे उसका वैलेंसी लिखोगे, और वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। आपको ये क्वेश्चन HCl में पूछा जा सकता है, सोडियम सल्फेट में पूछा जा सकता है, KOH में पूछा जा सकता है, और भी कुछ चीजों में जैसे HNO3 में पूछा जा सकता है। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कैसे केमिकल फॉर्मूला बनता है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। अगर मैं बोलूं गिव एग्जांपल्स में पहले दो करना, बाकी सब करना, बट पहले राउंड में क्या क्या करना वो बता रहा हूँ। फिर ये थर्ड वाला अच्छे से करना। थर्ड वाले में आता है राइट द स्टेप ऑफ डिड्यूसिंग द केमिकल फॉर्मूला, जो अभी मैंने बताया आपको कि भैया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट का कैसे बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का कैसे बनेगा। पहले ये तीन अच्छे से करना, ओके। हाँ, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई रेडिकल को अलग करो वगैरह, वो सब तो है ही है। एसिड और बेस में आगे चैप्टर नंबर 5, ये अपना सेमेस्टर 1 एग्जाम के लिए आखिरी चैप्टर होने वाला है। यस, एसिड, एसिड का डेफिनेशन, एसिड का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, वो होता है पानी में जो H प्लस देता है उसको एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। क्वेश्चन आता है कभी कभी HCl लिखा रहेगा और फिर इधर डब्बा लिखा रहेगा, फिर इधर Cl माइनस, तो इधर क्या आएगा, ऑब्वियसली H प्लस आएगा। कभी कभी डायरेक्ट आता है राइट द डिसोसिएशन ऑफ H प्लस, मतलब HCl, HCl को पानी में डालेंगे क्या होगा, ऑब्वियसली आपको ये रिएक्शन लिखना है कि भाई HCl को पानी में डालोगे तो H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। H2SO4 को डालोगे तो H प्लस और HSO4, मतलब H2SO4 को डालोगे तो आपको मिलेगा H प्लस और SO4 2 माइनस मिलेगा। तो ये डिसोसिएशन दो बार होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HCl ने आपको एक हाइड्रोजन दिया, HCl ने आपको एक हाइड्रोजन दिया, H2SO4 ने आपको दो हाइड्रोजन दिया अलग अलग स्टेप्स में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो डिसोसिएशन याद रखना, एसिड का और बेस का डिसोसिएशन पूछते हैं। ये बेस का डेफिनेशन अरेनियस के हिसाब से, और ये बेस कुछ बेस के डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब NaOH होगा तो Na प्लस और OH माइनस मिलेगा, ठीक है। फिर आता है बेसिसिटी और एसिडिटी। तो यहाँ पे देखो एसिड, एसिड नंबर ऑफ H प्लस ऑब्टेन फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल, इसको वन नंबर ऑफ H प्लस ऑब्टेन इन द वन मॉलिक्यूल। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो भाई HCl से कितने H प्लस मिलेंगे, ऑब्वियसली एक H, एक मिलेगा। या इसमें से कितना मिलेगा, वन। इसमें से कितना मिलेगा, टू H मिलेगा। इसमें से कितना मिलेगा, टू H मिलेगा। इसमें से कितना मिलेगा, इसमें से थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, मुझे कमेंट करके बताना, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना मिलेगा, ऑब्वियसली वन मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ OH कितने मिलेंगे, यहाँ पे वन। अभी ध्यान रखना,
एसिड जितने H प्लस देता है, एसिड जितने H प्लस देता है उसको बेसिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होने जाना, बेस का बेसिसिटी नहीं होता है, एसिड का बेसिसिटी होता है। तो एसिड जितने H प्लस देता है उतना बेसिसिटी होता है। तो यहाँ पे एसिड का 1 बेसिसिटी है, यहाँ पे एसिड का 1 बेसिसिटी है, यहाँ पे एसिड का 2 बेसिसिटी है, यहाँ पे बेस का 1 एसिडिटी है, यहाँ पे बेस का 1 एसिडिटी, यहाँ पे बेस का 2 एसिडिटी है, इस तरीके से। ओके, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयन ऑब्टेन बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक एसिड का डिसोसिएशन होने के बाद कितना H प्लस मिलेगा, वैसे बेस का भी आप नीचे देख सकते हो। आगे 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 बढ़ते, हाँ कॉन्सेंट्रेशन पे सवाल आता है, बट ये थोड़ा सा अगर आप इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा। सोडियम क्लोराइड दे रखा है, यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, सोडियम क्लोराइड का वजन दे रखा है। तो वजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला, 2 मोल मिला, और वॉल्यूम कितना 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 1 आएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकालने का क्वेश्चन आता है। कॉन्सेंट्रेशन निकालने का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जब आप इसको किसको ग्राम को डिवाइड करोगे मॉलिक्यूलर मास से, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। मतलब इन दोनों से डिवाइड करने के बाद आपको ये वाला टेबल मिलेगा, और इसको जब आप लीटर से वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोलरिटी, दैट इज कैपिटल एम। इस पे क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ओके, यस पीएच, पीएच किसका पीएच कितना होता है, जैसा कि अगर मैं बोलूं रेन वाटर और मिल्क का पीएच होता है न्यूट्रल, मतलब पीएच लगभग ओके ओके सॉरी 6.5 होता है, एसिडिक होता है बराबर, उसमें लैक्टोज लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में बराबर। प्योर वाटर शुगर सॉल्यूशन ये 7 पीएच वाले होते हैं। ब्लड का पीएच होता है 7.4, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। लेमन का जो लेमन जूस होता है 2.1, सबसे हाईएस्ट एसिडिक कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका पीएच सबसे कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका पीएच सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसका पीएच बीच में वो न्यूट्रल हो जाएगा। सबका पीएच थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना। टूथपेस्ट कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है, सुबह सुबह हमारे मुंह में एसिड जमा हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो होता है। ओके, हाँ इसमें ये सवाल आता है कि कुछ इंडिकेटर दिए, इंडिकेटर का मतलब जो आपको एसिड और बेस की जानकारी दे, तो इसमें से कौन से नेचुरल इंडिकेटर है, कौन से सिंथेटिक इंडिकेटर है, उस पे सवाल आता है। राइट द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, राइट द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ पीएच, पीएच को मेजर करने के कोई भी दो तरीके लिखने आ सकते हैं। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस, या फिर हम पीएच मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि भाई पीएच मीटर में न्यूट्रल पीएच के लिए रंग क्या होता है, ग्रीन रंग होता है। न्यूट्रल पीएच के लिए रंग क्या होता है, ग्रीन कलर का रंग होता है। भूलने नहीं बाबा। हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये वाला आता है, इसके आंसर अच्छे से ढूंढ के इसको प्रैक्टिस कर लेना। एसिड और बेस, जैसे HNO3 से क्या बना, HNO3 के साथ में आपने कुछ रिएक्ट किया और आपको मिला KNO3, मतलब क्या रिएक्ट किया आपने, KOH रिएक्ट किया और आपको ये सॉल्ट मिला और आपको ये वाटर मिला। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप अच्छे से कर लेना। न्यूट्रलाइजेशन वाला टेबल सारे डायरेक्ट आता है, मतलब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, जैसा ये दिया ना वैसे ही दिया रहेगा, और यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ा रहेगा, आपको भरना रहेगा। ठीक है, कभी कभी ये डायग्राम आता है, और ये वाली जो रिएक्शन आपको दे रखी है, ये रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन लिखने आती है। हाइड्रोजन जलने आने के बाद कौन सा साउंड आता है वो लिखने के लिए आता है। इस रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ लेना। कंप्लीट द फॉलोइंग, मेटल को जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते तो क्या होता है, ये एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भरा रहता है। जो मार्किंग कर रहा हूँ वो अच्छे से आप करके जाना। थोड़ा सा और बाकी है, बस बस पहले जो मार्किंग कर रहा हूँ वो राउंड आप पहले क्लियर कर लेना, फिर टेंशन लेना बाकी के बचे हुए का पहले, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना। आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। ओके, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम आता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस के डायग्राम में कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ कैथोड किसका बना हुआ है, एनोड किसका बना हुआ है, ये सॉल्यूशन का नाम बताओ। ये सब सवाल इस पे आते हैं डायग्राम के ऊपर बेस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, क्या उसके अंदर क्या हो रहा होता है, वो डेफिनेशन वगैरह आ सकती है। ओके, और इसके आगे यस, अगर मैं इसमें बोलूं आइडेंटिफाई ऑड वन आउट में, तो पहले ये दो कर लेना, बाकी सब आप सेकंड राउंड में अच्छे से कर सकते हो। बाकी लगभग मैंने आपको बता दिया है। ओके, हाँ सॉल्ट स्टेट डिफरेंस में एसिड और कटायन और अनायन का डिफरेंस आप कर लेना। और यहाँ पे होता है फर्स्ट राउंड, मतलब आप जब पढ़ने बैठोगे पहले पहली बार आपको पांचों चैप्टर में से क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आप ये करना और बाकी सब करना। अगर वीडियो पसंद आए और एग्जाम के बाद अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो थैंक यू बोलने जरूर आना, और सभी दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करना। राम राम भैया।